हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल वीएन एजुकेशन में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग थंबनेल देखकर समझ गए होंगे कि हम लोग बिहार दरोगा प्री 2024 का क्वेश्चन बैंक आप लोगों के बीच लेकर आ गए हैं। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, ये टोटल ध्यान दीजिएगा, ये ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का है। ये रोशन सर के द्वारा ये आपको एडिशन निकाला गया है जो कि क्वेश्चन बैंक है दोस्तों। और आज हम लोग सेट नंबर 1 करने वाले हैं जो कि 16/7/2023 को ये जो पूछा गया था, फुल डिस्कशन के साथ हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इसमें टोटल 25 सेट है। पहले इसमें इसका एक जो नया एडिशन जो निकाला गया था तो इतना सेट ही था। इसमें 4 जो पीला से जो हाईलाइट किया गया है, इसमें 4 सेट और जोड़ा गया है, जो कि अगर ये पूरा सेट आप लोग अगर कर जाते हैं, लगा जाते हैं, तो यकीन मानिए कि आप लोग की तैयारी अच्छी एक बेस्ट लेवल की हो जाएगी। और ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जिनका 70 प्लस अगर नंबर इसमें आता है, ठीक है, 70 प्लस जिनका भी नंबर आ रहा है तो मान के चलिए उनका तैयारी एक बेस्ट लेवल का है। और 70 से अगर कम भी आ रहा है तो उनको भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा उनको और स्ट्रगल करना है, ठीक है, तैयारी में अपना बढ़ोतरी करनी है अपनी तैयारी में। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि अगर कमेंट भी करके आप लोग बताइएगा, मैं ये जो सेट लगवाऊंगा तो कमेंट कीजिएगा कि किसका नंबर आ रहा है, ठीक है, या कि ईमानदारी से, ठीक है। तो चलिए हम लोग प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करेंगे। ध्यान दीजिएगा, ये जो एक रोशन सर के द्वारा जो निकाला गया है, काफ़ी अच्छे ये क्वेश्चन बैंक है टोटल। इस क्वेश्चन बैंक को सारे मैं आप लोगों को कवर करूँगा फुल डिस्कशन के साथ, ध्यान दीजिएगा। तो चलिए चलते हैं सीधे प्रश्न की ओर बिना देरी किए। और अगर यहाँ तक हमारे चैनल पर आप लोग आ गए हैं थंबनेल देख करके, तो यकीन मानिए हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि इस वीडियो से कोई वंचित ना रहे, उन्हें भी इस चीज़ का लाभ प्राप्त हो सके। तो चलिए चलते हैं सीधे प्रश्न की ओर। और लाइक और शेयर भी क्या कीजिए आप लोग, ठीक है, ताकि हमको मोटिवेशन मिलता रहे आप लोगों से। इसी तरह आप लोग अपना प्यार बनाए रखिए दोस्तों। चलिए देखते हैं, टोटल 25 सेट है, एक एक दिन करके हम लोग प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करेंगे। काफ़ी अभी समय है एग्जामिनेशन में, अच्छे से अच्छे सीट हैं, ठीक है। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देखिएगा, बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग बीपीएससी के द्वारा आयोजित ये 3rd एडिशन है आपका, ठीक है। ये बिहार दरोगा है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये टोटल हल प्रश्न पत्र यहाँ पर है। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर दे रखा है यहाँ पर कि 25 सेट 2008 से लेकर के 2024 तक का टोटल जितना भी आपको यहाँ पर एग्जामिनेशन हुआ है, सारा यहाँ पर इसमें दिया गया है। तो इसको हम लोग एक एक करके सबको अच्छे से कवर करेंगे फुल डिटेल्स के साथ, देखिएगा। तो चलिए चलते हैं सीधे प्रश्न की ओर। देखिएगा, यहाँ पर पहला प्रश्न कहता है, तो देखिएगा यहाँ पर देखेंगे कि 16/7/2023 को ये सेट पूछा गया था। यहाँ पर पहला प्रश्न कहता है क्यू राजधानी है, कहाँ की राजधानी है, किसकी। तो देखिएगा उत्तर यहाँ पर ए दे रखा है, यूक्रेन की ये राजधानी है। क्यू कहाँ की राजधानी है, यूक्रेन की। यहाँ पर साथ ही साथ और भी यहाँ पर देखिए दिया रखा है, देश है, राजधानी है, सब जगह की मुद्रा का भी नाम दिया रखा है। स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न, फ्रैंक, स्वीडन स्टॉकहोम, क्रोना, स्पेन मैड्रिड पेसेटा वहाँ चलता है करेंसी। रोमानिया में कई राजधानी बुखारेस्ट और ल्यू यहाँ पर करेंसी है उसकी। हंगरी बुडापेस्ट राजधानी है और फ्लोरेंट आपको यहाँ पर करेंसी चलता है। तो यहाँ पर देखिएगा सारा डिटेल्स आपको यहाँ पर मिलते जाएगा, तो इसको देखते रहना है और आप लोग को ईमानदारी से इसका आंसर पहले खुद से लगाना है और कमेंट कीजिएगा कि किसका कितना आंसर आ रहा है, कितना नंबर आता है, ठीक है। जिनका 70 प्लस आता है समझ लीजिए कि उनकी तैयारी बेस्ट लेवल की है। 70 से कम वाले को भी घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेना है, उनको बस थोड़े से और स्ट्रगल करने की ज़रूरत है। देखते हैं आज का दूसरा प्रश्न कहता है कि 1857 के विद्रोह के दौरान जगदीशपुर में इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया है। ध्यान दीजिएगा, 1857 के विद्रोह के दौरान पूछ रहा है जगदीशपुर से किसके नेतृत्व किया था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिएगा, बीपीएससी और ये दरोगा हो गया, बिहार के रिगार्डिंग जो भी एग्जामिनेशन होता है सभी का ये आपको बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ से, बाबू कुंवर सिंह, ठीक है। वीर कुंवर सिंह, आरा के बगल में जगदीशपुर ये पड़ता है, वहाँ के जमींदार थे। ध्यान दीजिएगा, देखिए सी दिए रखा है आंसर। 1857 के विद्रोह के दौरान जगदीशपुर में इसका नेतृत्व कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था, जो आरा के पास देखिए दिया है ना, आरा के पास जगदीशपुर एक तबाह और असंतुष्ट जमींदार थे, ठीक है। तो देखिएगा दोस्तों, वीडियो थोड़ा लंबा होगा, फुल डिस्कशन के साथ हम लोग करेंगे, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोग देख रहे हैं इस वीडियो को तो आप उसको 1.5 की स्पीड से भी या 2 की स्पीड से अगर आप लोग कवर कर पाते हैं तो देख सकते हैं, आप लोग स्पीड बढ़ा करके भी देख सकते हैं, लेकिन वीडियो को पूरा देखिएगा, काफ़ी आपको इससे फ़ायदा मिलने वाला है। अगला प्रश्न कहता है यहाँ पर 3 नंबर के, स्पष्ट आकाश नीला दिखाई देता है क्यों।
क्यों दिखाई देता है? तो ऑप्शन नंबर देखिएगा यहाँ से सी हो जाएगा दोस्तों। बैंगनी और नीला प्रकाश अन्य सभी रंगों के प्रकाश की तुलना में वायुमंडल के द्वारा अधिक प्रकीर्णन होता है, ठीक है, अधिक प्रकीर्णन होता है, इसी कारण आकाश हमें नीला दिखाई देता है। तो ध्यान दीजिएगा, स्पष्ट आकाश नीला दिखाई देता है क्योंकि बैंगनी और नीला प्रकाश अन्य सभी रंगों के प्रकाश की तुलना में वायुमंडल के द्वारा अधिक प्रकीर्णन होते हैं, यही इसका कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 4 नंबर देखिएगा, प्रश्न कहता है यहाँ पर कि हिमालयी भालू तथा विशाल पांडा किन जातियों का उदाहरण है? हिमालयी भालू हो गया और विशाल पांडा कौन सी जातियों का उदाहरण है, एग्जाम्पल है? तो 4 का देखिएगा डी हो जाएगा आंसर, सुमेध जातियाँ, ठीक है। ये सब प्रश्न ही आप देखिए इस टाइप का प्रश्न पूछा जाता है, सुमेध जातियाँ के ये आपको उदाहरण है, ये सब हिमालयी भालू और विशाल पांडा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, अगला प्रश्न कहता है यहाँ से 5 नंबर देखिएगा, यहाँ से प्रश्न कहता है कि भारत की सबसे बड़ी नमक पानी झील है। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। देखिएगा ये कहता है यहाँ पर कि भारत की सबसे बड़ी नमक पानी झील कौन सी है इनमें से? तो देखिएगा चिल्का झील जो ये आपको उड़ीसा में पड़ता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारत की सबसे बड़ी नमक पानी की झील चिल्का झील है, या देखिएगा दिया है उड़ीसा यहाँ पर, उत्तरी सरकार तट उड़ीसा में अवस्थित भारत की सबसे बड़ी लैगून एवं खारे पानी की झील है। यह रामसर आर्द्र भूमि सूची के अंतर्गत शामिल है, आपको इसको भी शामिल कर लिया गया है। ध्यान दीजिएगा, रामसर से एक याद आया प्रश्न और यहाँ से निकल के आएगा कि रामसर साइट डे, ठीक है, विश्व आर्द्र भूमि दिवस जो मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को मनाया जाता है, ये भी याद रखिएगा साथ साथ, ठीक है, रामसर आर्द्र भूमि। अगला प्रश्न कहता है यहाँ पर सोलर सेल बने हुए होते हैं। ध्यान दीजिएगा, सोलर सेल बने हुए होते हैं तो किससे? तो अर्धचालक के ये बने होते हैं, ठीक है, अर्धचालक के बने होते हैं सोलर सेल। अगला प्रश्न है आपको यहाँ पर देखिएगा, 7 नंबर प्रश्न कहता है कि द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्रों में निम्नलिखित में से कौन सा देश शामिल नहीं था? सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो हुआ था उसमें पूछ रहा है कि धुरी राष्ट्रों में निम्नलिखित में से कौन सा देश शामिल नहीं था, इनमें से पूछ रहा है। तो देखेंगे हम लोग यहाँ से इसका उत्तर, इसका राइट आंसर देखिएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर धुरी राष्ट्र में देखिएगा डी हो जाएगा, ब्रिटेन शामिल नहीं था, ठीक है, ब्रिटेन शामिल नहीं था। इटली शामिल था धुरी राष्ट्र में, जापान भी था और जर्मनी भी था। इसके बारे में देखिएगा डिटेल्स हम लोग जानेंगे कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन जो है क्या धुरी राष्ट्र में शामिल नहीं था, और सितंबर 1939 में जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया, इसके साथ ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हो गई थी। ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका के सहयोग से यूरोपीय देशों का जो गुट बना वह मित्र राष्ट्रों के नाम से फेमस हुआ, ठीक है, प्रसिद्ध हुआ। यानी कि अगर पूछ देगा प्रश्न दोस्तों कि मित्र राष्ट्र के रूप में कौन कौन सा देश आता है, मित्र राष्ट्र में कौन कौन थे, तो इनको याद रखिएगा, ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका। और धुरी राष्ट्र में कौन कौन थे? जापान, जर्मनी और इटली, ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। धुरी राष्ट्र में देखिए शामिल यहाँ पर दिया भी है, जर्मनी, जापान और इटली इत्यादि थे। 8 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित देशांतरों में से कौन सा भारतीय मानक समय के लिए समय के संदर्भ में के रूप में जाना जाता है, ठीक है, मानक समय के बारे में पूछा जा रहा है। तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर होता है, देखिएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ से, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। ये जो पूर्वी देशांतर 82.5 डिग्री है मानक समय निर्धारण हेतु याम्योत्तर माना गया है, जो कि उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से, कहाँ से? उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर के क्षेत्र से होकर गुजरती है। कुछ स्रोतों में इसे इलाहाबाद के नैनी को भी बताया गया है, एग्जैक्ट आपको इलाहाबाद का एक नैनी है, मिर्ज़ापुर के पास ही पड़ता है, वहाँ से। ध्यान दीजिएगा, एक और प्रश्न इससे उभर कर आता है इसी के रिगार्डिंग के भारत का मानक समय जो है कितने राज्य से होकर गुजरती है? तो यहाँ पर देखिएगा कुल 5 राज्य से होकर गुजरती है। वो है आपको उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। तो इसका में एक ट्रिक है, अगर आप हमारे चैनल पर होंगे तो कई सारे बिहार एसएससी का भी मैं आपको सेट चलाता हूँ, वहाँ चल रही है आप लोग की प्ले लिस्ट बने हुई, उसकी भी आप लोग बिहार एसएससी का भी फॉर्म भरे हैं, बीएसएससी 2024 का, ठीक है, तो आप लोग जा कर के देख सकते हैं। उसमें हमने कई सारे सेट में इसका ट्रिक बताता हूँ, जो भी क्वेश्चन का ट्रिक आता है मैं बता देता हूँ आप लोगों को, ताकि उससे आप लोग को उसकी सुविधा मिल सके। देखिएगा इसका ट्रिक है, उत्तर आंध्रा माही छतरी लेकर उड़ा, ठीक है, यानी कि उत्तर से हो गया उत्तर प्रदेश, आंध्रा से हो गया आंध्र प्रदेश, माही से हो गया मध्य प्रदेश, छतरी लेकर उड़ा यानी कि छः से छतरी छत्तीसगढ़ हो गया, लेकर उड़ा, उड़ा का मतलब हो गया उड़ीसा, ठीक है। तो इसको आप लोग ट्रिक नोट डाउन कर लेंगे अपने कॉपी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 9 नंबर देखेंगे कि वधवागम शब्द का कौन सा संधि विच्छेद सही है? ध्यान दीजिएगा, वधवागम का इस पर संधि विच्छेद पूछा है कि कौन सा सही है। तो यहाँ पर देखिएगा वधु प्लस आगम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ से आपका राइट हो जाएगा।
वधु प्लस आगम सही है इसमें से। ठीक है, दो शब्द के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, आप चलते हैं आगे की ओर। इसका मैं पीडीएफ दे दूंगा आप लोग को, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आप लोगों को, वहाँ से आप लोग इसका फुल डिटेल्स जो भी अगर बाद में देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। ठीक है, 10 नंबर प्रश्न है कि 4.2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के गोले को पिघलाकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले बेलन के रूप में ढाला जाता है, तो बेलन की ऊंचाई पूछ रहा है यहाँ पर। ठीक है, बेलन की ऊंचाई पूछ रहा है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे, ध्यान देंगे कि यहाँ पर बेलन की जो ऊंचाई पूछ रहा है, तो बेलन का आयतन बराबर फार्मूला आप लोग को याद होना चाहिए। देखिए फार्मूला पर इसको पुट कर देना है, कुछ नहीं। बोले बेलन का यहाँ पर देखिएगा तो फार्मूला यहाँ पर दे रखा है कि कैसे कैसे यहाँ पर बना है। तो बेलन का आयतन बराबर पाई स्क्वायर एच होता है और गोले का आयतन बराबर 4/3 पाई आर क्यूब होता है। ठीक है, इसी पर इसको पुट कर देना है, कुछ नहीं करना है। फिर देखिएगा पाई और पाई को डायरेक्ट यहाँ कैंसिल कर दिया गया है, कुछ नहीं है। r² h 4/3r³, बस इसको वैल्यू पुट कर देना है ऊपर से। क्वेश्चन के रिगार्डिंग यहाँ पर देखिएगा दे रखा है, बेलन की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर और गोले का त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर। तो प्रश्न से यहाँ पर 6 का स्क्वायर h हो जाएगा आपको, और 4/3 और r इसका बेलन का यहाँ पर देखिए गोले का दिया 4.2 का होल क्यूब हो जाएगा यहाँ से। तो इस प्रकार से आपको इसको सॉल्यूशन कीजिएगा तो आंसर आ जाएगा आपको 2.744, आपको उत्तर इसका आ जाएगा। ठीक है, इसके इस प्रकार देखिएगा तो यहाँ आपको सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2.74 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था। ध्यान दीजिएगा, बिहार में पहली बार जो राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था वो कौन से साल में किया गया था, तो 1968, काफ़ी फेमस है ये, 1968 में ये लागू किया गया था, 1968 में बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन 29 जून 1968 को लगाया गया था, जो 26 फरवरी 1969 तक चला था। उस समय बिहार के मुख्यमंत्री अगर पूछ देगा तो भोला पासवान थे। ठीक है, भोला पासवान शास्त्री थे। ठीक है, उस समय राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन और बिहार के राज्यपाल नित्यानंद कानूनगो थे। बिहार में अब तक कुल 8 बार राष्ट्रपति शासन लागू लग चुका है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी हो जाएगा कि बिहार में अब तक कितने बार राष्ट्रपति शासन लग चुके हैं, तो 8 बार लग चुके हैं। इसको ध्यान में रखिएगा आप लोग, कितने बार, 8 बार। ठीक है, राष्ट्रपति शासन अगर जो लागू होता है कितने अनुच्छेद के अंतर्गत, ये भी याद रखिएगा, 356। ठीक है, 356 हो जाएगा यहाँ से आर्टिकल, ये भी याद रखेंगे। अंतिम बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था कब, तो 7 मार्च 2005 से 24 नवंबर 2005 तक लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग कि प्रधानमंत्री पीवीटीजी किस विकास मिशन खालिस्तान के विकास से संबंधित है, तो 12 का आपको सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आदिवासी समूहों से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे हम लोग, 13 नंबर प्रश्न कहता है कि भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 के अनुसार, ठीक है, कौन सी संस्था अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों के अनुसंधान और विकास पर ध्यान केंद्रित करेगी। 13 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, इसरो। ठीक है, इसरो की स्थापना पूछ देगा तो 1969 याद रखिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ दिया हुआ भी है, इसरो के गठन 15 अगस्त 1969 को हुआ था। इसका आपको मुख्यालय कहाँ है, तो बेंगलुरु में है। ठीक है, सभी पॉइंट देखते चलेंगे आप लोग। देखिएगा, यह नीति अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी को संस्थागत बनाने और इसरो के उन्नत अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों के अनुसंधान एवं विकास पर ध्यान केंद्रित है। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है दोस्तों, काफ़ी टाइम लगता है, तो आप लोग वीडियो को अच्छे से अंत तक आप लोग देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 14 नंबर यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि बास्केटबॉल के मैदान को कहते हैं, क्या कहते हैं बास्केटबॉल के मैदान को, तो कोर्ट कहते हैं। कोर्ट में खेला जाता है बास्केटबॉल। बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, मैं ये भी बता दूं तो 5 खिलाड़ियों की संख्या होती है, इसे भी ध्यान रखिएगा। बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 5 होती है। इसको इस तरह से देखिएगा, ट्रिक बनाकर याद रख सकते हैं, 5 रुपये का बिस्कुट। ठीक है, 5 रुपये का बिस्कुट, तो 5 बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी की संख्या होती है। इसको कोर्ट में खेला जाता है। ठीक है, मैदान कोर्ट में खेला जाता है। इस खेल का आविष्कार जेम्स स्मिथ के द्वारा 1891 में अमेरिका में किया गया था। फीबा की स्थापना 1932 में हुई थी। देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर कहता है कि राज्यसभा के कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। राज्यसभा के बारे में पूछ रहा है यहाँ पर। तो देखिएगा, राज्यसभा में टोटल 12 सदस्य मनोनीत किया जाता है। ठीक है, अगर लोकसभा कह देता तो लोकसभा में 2 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। और कितने अनुच्छेद के तहत राज्यसभा में 12 सदस्य, तो 80 के 3 के अनुसार। ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन्हें कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा के संबंध में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव हो।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विजयनगर साम्राज्य में अमरम शब्द का अर्थ क्या है। विजयनगर साम्राज्य के बारे में पूछ रहा है कि अमरम शब्द से क्या आपको अर्थ इसका निकलता है, किसको क्या कहा जाता था। तो देखिएगा सैनिकों का अनुदान, अमरम का मतलब हो गया सैनिकों का अनुदान। विजयनगर साम्राज्य में अमरम शब्द का अर्थ हो गया सैनिकों का दिया जाने वाला अनुदान है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर कहता है यहाँ से कि राष्ट्रपति की सलाह से लोकसभा को भंग कर सकता है। राष्ट्रपति की खाली स्थान किसकी सलाह से लोकसभा को भंग किया जा सकता है। तो देखिएगा प्रधानमंत्री की सलाह से भंग किया जा सकता है लोकसभा को, ठीक है, लोकसभा को भंग किया जा सकता है। अनुच्छेद कितना के अंतर्गत, अनुच्छेद आर्टिकल 85 याद रखेंगे, ठीक है। और यहीं अगर पूछ दिया कि राज्यसभा को भंग किया जा सकता है तो कि नहीं, तो राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है क्योंकि वो एक अस्थाई सदन है, स्टेबल है, ठीक है, इसको यह भी याद ध्यान रखिएगा। 18 नंबर प्रश्न कहता है प्रायद्वीपीय पठार की सर्वोच्च चोटी है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। तो 18 का आपको देखिएगा सही उत्तर, प्रायद्वीपीय पठार की सर्वोच्च ऊंची चोटी देखिएगा ऑप्शन नंबर 1 यहाँ से सही उत्तर दिया है अन्यमोदी। अन्यमोदी की अगर ऊंचाई पूछ देगा तो 2696 मीटर है इसकी ऊंचाई। और प्रायद्वीपीय पठार की अगर पूछ देगा दूसरी सबसे ऊंची चोटी तो दोदा बेटा कहलाता है, इसको 2637 मीटर भी इसकी भी ऊंचाई है, 2637 मीटर, इसका भी याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर देखिए दिया भी है 2696 मैंने बताया, यानी कि यहाँ पर लेकिन 2695 दिया है, लेकिन कहीं कहीं पर 2696 मीटर भी देता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर यहाँ पर कहता है कि मोती प्राप्त करने के लिए संवर्धन किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, मोती प्राप्त करने के लिए जो संवर्धन किया जाता है तो इसका डी हो जाएगा ऑयस्टर के द्वारा, ठीक है, ऑयस्टर का मोती प्राप्त करने के लिए। ऑयस्टर की दृष्टि से मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी एवं सौराष्ट्र की समुद्र किनारा महत्वपूर्ण है, इससे मोती प्राप्त की जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मनुष्य नेत्र में पुतली का आकार नियंत्रण होता है तो परितारिका के द्वारा नियंत्रण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे हम लोग 21 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित केंद्रीय प्रवृत्ति का कौन सा मान सभी अवलोकनों पर आधारित नहीं है। तो यहाँ पर सी में चले जाइए गुणोत्तर माध्य, ठीक है, यहाँ पर माध्य हो जाएगा माध्यिका और हरात्मक माध्य, तो ये आपको अलग हो जाएगा, लेकिन गुणोत्तर माध्य पर आधारित नहीं होता है। केंद्रीय प्रवृत्ति का कौन सा मान पूछ रहा है तो गुणोत्तर माध्य यहाँ से हो जाएगा, सही उत्तर यही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे हम लोग, अगला प्रश्न कहता है 22 नंबर प्रश्न है यहाँ से कि अधिक अपवर्तनांक वाला माध्यम दूसरे माध्यम की अपेक्षा प्रकाशित सघन है। दूसरे माध्यम की अपेक्षा प्रकाशित सघन है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा यहाँ से सही उत्तर। अगला प्रश्न कहता है यहाँ पर देखिएगा 23 नंबर, सतलुज तथा काली नदी के मध्य हिमालय जाना जाता है। तो देखिएगा कुमायूं हिमालय के नाम से जाना जाता है, ठीक है, सतलुज और काली। देखिएगा इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है। ये देखिएगा लूसेंट में भी आप लोग को दे रखा है, लूसेंट में भी अगर देखे होंगे तो यहाँ पर पंजाब हिमालय सिंधु और सतलज के बीच है, कुमायूं हिमालय सतलज और काली, नेपाल हिमालय काली से तीस्ता, असम हिमालय तीस्ता से दिहांग नदियों के मध्य पड़ता है, ठीक है। अगर इन सब में से सबसे ज़्यादा ऊंचाई पूछ देगा तो नेपाल हिमालय की है 800 किलोमीटर, फिर उसके बाद असम की 720 किलोमीटर, फिर उसके बाद हो जाएगा पंजाब हिमालय 560, कुमायूं 320 किलोमीटर इसकी ऊंचाई है, यानी कि लंबाई, ठीक है, इसको याद रखिएगा। देखिएगा इसका मैं आप लोगों को ट्रिक बता देता हूँ। पंजाब देखिए इसका आपको ट्रिक हो जाएगा पसिस, ठीक है, याद रखिएगा पसिस यानी कि पंजाब हिमालय का सिंधु से सतलज, ठीक है, हो गया। कुमायूं का हो जाएगा कुसतका, याद रखिएगा, ठीक है, सभी का मैंने ट्रिक बना रखा है, याद सबको नोट डाउन करेंगे कॉपी में। ये कुमायूं हिमालय का हो जाएगा, देखिएगा दोस्तों, कुसतका का बदला हो गया कुमायूं हिमालय दोस्तों, सतलज, अक्का से काली, देखिए सतलज से काली है ना। नेपाल हिमालय का लिख लीजिए ट्रिक निकाती, ठीक है, नेकाती, ठीक है, ने से नेपाल, का से काली, ती से तीस्ता है ना, काली से तीस्ता निकाती। असम का हो जाएगा लिख लीजिएगा अतीदी, ठीक है, अतीदी, ठीक है, अ से हो जाएगा असम, ती से हो जाएगा तीस्ता, दी से दिहांग, तीस्ता से दिहांग। देखिएगा ये चारों ट्रिक आप लोग नोट डाउन करेंगे कॉपी में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये मैंने बनाया था ट्रिक, तो आप लोग को मैं बता देता हूँ, इसको याद रखिएगा, क्योंकि इससे रिगार्डिंग प्रश्न आता है, क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, और ये सब प्रश्न जो मैं करवा रहा हूँ ये पूछा गया ही प्रश्न है, ये इसको ध्यान में रखेंगे आप लोग। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि सरकार के द्वारा अवरोधों तथा प्रतिबंधों को हटाना कहलाता है, क्या कहलाता है।
सरकार के द्वारा अवरोधों तथा प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है? तो ये उदारीकरण कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों यहाँ से सही उत्तर, उदारीकरण कहलाता है। उदारीकरण देखिएगा विभिन्न प्रतिबंधों को दूर कर अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों को मुक्त करने की नीति है ये, अर्थात अर्थव्यवस्था को विभिन्न प्रकार के नियामकों तथा नियंत्रणों के संबंध में उदार होना, यह मुख्यतया उद्योगों तथा अन्य आर्थिक क्रियाओं पर सरकारी नियंत्रण को समाप्त करने या कम करने से संबंधित है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा 25 नंबर कहता है यहाँ से कि सन 1809 ईस्वी में फारसी में गिफ्ट टू मोनोथिस्ट किसने लिखी? देखिएगा यहाँ पर एक बुक का नाम है गिफ्ट टू मोनोथिस्ट, ये किसने लिखा? तो राम मोहन राय, ठीक है, राजा राम मोहन राय ने लिखा था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों यहाँ से। और एक और देखिए इनका बुक है गिफ्ट टू मोनोथिस्ट के साथ साथ तुहफल उल मुआहिदीन, ठीक है, नामक पुस्तक राजा राम मोहन राय के द्वारा लिखा गया था। पटना उच्च न्यायालय के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है यहाँ पर? तो 26 का देखिएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी के विनोद चंद्रन हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा 27 नंबर पर से कहता है कि हाल ही में बिपरजॉय खबरों में था, वह क्या है? बिपरजॉय क्या है? तो देखिएगा ये एक चक्रवात था, ठीक है, खबरों में रहा बिपरजॉय एक चक्रवात था जो अरब सागर तथा गुजरात के समुद्र तट से टकराया था। इनका नामकरण बांग्लादेश के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? यह भी प्रश्न पूछेगा कि बिपरजॉय जो नामकरण किया गया किसके द्वारा? तो बांग्लादेश के द्वारा किया गया, इसको भी ध्यान रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी ताप विद्युत परियोजना महाराष्ट्र में स्थित नहीं है, पूछ रहा है। तो देखिएगा कहलगांव आपको नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से आपका सही उत्तर होगा। महाराष्ट्र में तिरोड़ा, चंद्रपुर, ट्राम्बे है आपको, कहलगांव नहीं है यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा। कहलगांव ताप विद्युत परियोजना जो है आपको ये महाराष्ट्र में स्थित नहीं है, यह भागलपुर बिहार में है कहलगांव, ठीक है, भागलपुर बिहार में स्थित है। यह परियोजना एनटीपीसी के अधीन कोयला आधारित संयंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कहता है कि किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार पृथ्वी पर उसके भार का खालिस्तान होता है तो 1/6 भाग होता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ से सही उत्तर हो जाएगा यहाँ से, ठीक है, 1/6 भाग यानी कि 1/6। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कहता है 30 नंबर प्रश्न कहता है कि पानी का क्वथनांक सेल्सियस में होता है, ध्यान दीजिएगा कितना होता है? तो 30 का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस। क्वथनांक यानी कि बॉइलिंग पॉइंट पूछ रहा है। हिमांक बिंदु पूछ देगा तो 0 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, ठीक है। और केल्विन भी पूछता है तो 373 केल्विन होता है। 373 केल्विन ये बॉइलिंग पॉइंट है और 273 होता है दोस्तों हिमांक बिंदु उसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कहता है 30 नंबर की रिवर्स रेपो रेट में वृद्धि खालिस्तान क्या है? ध्यान दीजिएगा, तो तरलता घटाती है। ये रिवर्स रेपो रेट में वृद्धि जो है कि तरलता घटाती है। रिवर्स रेपो रेट में वृद्धि से तरलता घटती है, इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कहता है, देखते हैं हम लोग कि गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ। देखिएगा यहाँ से हिंदी का प्रश्न आ गया, यहाँ से हिंदी भी पूछा जाता है। तो गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? तो 32 का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा थोड़े शब्दों में अधिक कहना। गागर में सागर भरने का मतलब हो गया थोड़े शब्दों में अधिक बात को समझा देना किसी को, थोड़े शब्दों में अधिक कहना, ठीक है, सभी को याद रखिएगा। और भी यहाँ पे देखिएगा कुछ मुहावरा दिया हुआ है, ये भी मैं पढ़ देता हूँ। हथेली पर सरसों उगाना यानी कि असंभव कार्य करना। हथेली पर सरसों कभी उगेगा? नहीं उगेगा, तो असंभव कार्य हो गया वो। छाती दूनी होना यानी कि उत्साहित होना। कहता है कि छाती दूना हो गया यानी कि उत्साह हो गया, वो उत्साहित हो गया वो। अक्ल के घोड़े दौड़ाना, ठीक है, सिर्फ कल्पना करना, ठीक है, ये सब आपको कुछ दिया हुआ है यहाँ पर, इसको भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कहता है 33 नंबर यहाँ से कि धुआंधार प्रपात का संबंध निम्नलिखित में से किस नदी पर से है? धुआंधार जलप्रपात कौन सी नदी पर है? तो धुआंधार जलप्रपात जो है कि आपको ये नर्मदा नदी पर है, ये ध्यान दीजिएगा, नर्मदा नदी पर है। ये जो है कि जल नदी का जो जल किसी स्थान पर खड़े ढाल क्लिफ के ऊपरी भाग से अत्यधिक तीव्र गति से नीचे की ओर गिरता है तो उसे ये जलप्रपात कहा जाता है। धुआंधार जलप्रपात का संबंध नर्मदा नदी से है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 34 नंबर यहाँ से कि एक दुकानदार, यहाँ पर देखिएगा मैथ का ये क्वेश्चन है कि एक दुकानदार अपने को माल
पर क्रय मूल्य से कितना अधिक प्रतिशत अंकित करना चाहिए कि अंकित मूल्य पर 20% की छूट देने के बाद भी उसे 20% का लाभ हो जाए। ठीक है, तो इसका देखिएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी देकर दे रखा है। PDF दे दूंगा मैं आप लोगों को, अगर मैथ जो आता है उसका आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, इसे मैं देखिएगा एक नॉर्मल समझा देता हूँ। यहाँ पर देखिए ध्यान क्या है, 100 रुपया है, 20% लाभ है यहाँ पर, तो बस 100 + 100 का इस तरह से कर देना है, 120 रुपया हो जाएगा दोस्तों। 20% लाभ दे रहा है तो 120 हो गया। तो यहाँ पर कह रहा है कि वस्तु का अंकित मूल्य यहाँ पर ज्ञात करना है, तो कुछ नहीं करना है इसको, वस्तु का अंकित मूल्य 120 × 100 इस तरह से आंसर निकाल देना है इसको आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, PDF दे दूंगा मैं, 50% आंसर आएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 35 नंबर, यहाँ से क्या कहता है, गुरु दक्षिणा शब्दों में कौन सा समास है। गुरु दक्षिणा शब्द में कौन सा समास पूछ रहा है कि कौन सा है, तो बी हो जाएगा, ये तत्पुरुष समास है ये। ठीक है, तत्पुरुष समास का देखिएगा मतलब क्या होता है, यहाँ पर दे रखा है कि तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है। इस समास का विग्रह करने पर कारक प्रकट होता है, जैसे कि गुरु दक्षिणा शब्द का समास विग्रह करने पर प्राप्त होता है गुरु के लिए दक्षिणा, विग्रह में कारक चिन्ह के लिए ये आपको यूज़ हुआ है, ये तत्पुरुष समास कहलाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर देखिएगा राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो ये तत्पुरुष समास है, गुरु का दक्षिणा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, अगला प्रश्न कहता है 36 नंबर है कि सिनेमेटोग्राफ यानी कि संशोधन विधेयक 2023 का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो देखिएगा सी हो जाएगा, पायरेटेड फिल्म कंटेंट को रोकना व आयु अनुसार रेटिंग सुनिश्चित करना। सिनेमेटोग्राफ यानी कि संशोधन 2023 विधेयक जो आया था उसमें पायरेटेड फिल्म कंटेंट को रोकना और आयु के अनुसार रेटिंग सुनिश्चित करना। सी ऑप्शन यहाँ से सही उत्तर होगा। इस विधेयक की घोषणा सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने किया था। 37 नंबर प्रश्न देखिए है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग कांच पर लिखने के लिए किया जाता है। देखिएगा कांच पर लिखने के लिए जो है ना, हाइड्रोजन फ्लोराइड का उपयोग किया जाता है, HF। ठीक है, देखिएगा HF दिया है यहाँ पर। कांच पर जो कि नक्काशी करने के लिए हाइड्रोजन फ्लोराइड का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान देंगे हम लोग 38 नंबर देखिएगा। 38 नंबर प्रश्न कहता है यहाँ पर कि 1915 में भारत लौटने के बाद गांधी जी ने खालिस्तान की तरह कपड़े पहनने का निर्णय लिया, यानी कि किस तरह का कपड़ा जो है पहनने का निर्णय लिया था। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 38 का देखिएगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आंसर दे रखा है, काठियावाड़ी किसान। ठीक है, काठियावाड़ी किसान की तरह कपड़ा पहनने का निर्णय लिया था जब 1915 में भारत जब लौटे थे गांधी जी, साउथ अफ्रीका से जब लौटे थे 1915 में। ठीक है, इसको याद रखिएगा। 1916 में फिर जाकर के साबरमती आश्रम का स्थापना किए थे। 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था। सभी लोग पॉइंट याद रखना है सभी लोग का। ठीक है, तो जो ये छोटा डेट भी इसमें आता है 9 जनवरी। ठीक है, 9 जनवरी जो कि भारतीय प्रवासी भारतीय दिवस जो मनाया जाता है, ये 9 जनवरी को गांधी जी जो लौटे थे उसी के उपलक्ष्य में। सभी पॉइंट को याद रखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न देखिएगा कहता है, उसका देखिएगा यहाँ पर ये डिटेल्स भी दिया हुआ है कि 1921 में जाकर उन्होंने वहाँ छोटी धोती धारण की जिसे वे आजीवन पहनते रहे। ये आपको NCERT के कक्षा 9 पेज 174 में दिया हुआ है। मध्यकाल में सामंत, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मध्यकाल में सामंत उसका लॉर्ड जो ज़मीन देता था वह खालिस्तान कहलाता था। तो क्या कहलाता था वो, आपको फीफ कहलाता था। क्या, फीफ। ठीक है, मध्यकाल में सामंत को उसका लॉर्ड जो ज़मीन देता था उसको फीफ कहलाता था वो। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न कहता है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण नहीं है इनमें से, निम्नलिखित में कौन सा मिश्रण नहीं है इनमें से। तो देखिएगा आश्रित जल जो होता है ये आपको मिश्रण नहीं है। आश्रित जल जो है कि मिश्रण नहीं है, शेष सभी आपको मिश्रण है। वायु मिश्रण है, दूध मिश्रित पेय, आयोडीकृत नमक, सब आपको मिश्रण है ये सब। ठीक है, याद रखिएगा। आश्रित जल क्या है, आश्रित जल एक यौगिक है, यहाँ पर कंपाउंड है ये, इसको याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। 41 नंबर प्रश्न है कि एक देश में एक विशेष वर्ष के दौरान उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं व सेवाओं के कुल मूल्य को कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है, GDP का नाम सुनिए आप लोगों को, देखिए दिया हुआ है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसका फुल फॉर्म होता है क्या, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। यानी किसी अर्थव्यवस्था में एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं का अंतिम मौद्रिक मूल्य उसका सकल घरेलू उत्पाद यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा कि प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था। यह फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो हुआ था उसका तत्कालीन कारण क्या था।
तो डी हो जाएगा कि ऑस्ट्रिया राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या। ठीक है, ऑस्ट्रिया के राजकुमार जो फर्डिनेंड था उसकी हत्या कर दी गई थी। ठीक है, 28 जून 1914 को ऑस्ट्रिया राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या कर दी गई थी। तो यही आपको तत्कालिक कारण बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा 43, और देखिएगा उसके बारे में एक और पॉइंट है जो कि इसको हम लोग देखेंगे कि इस घटना को सेराजेवो हत्याकांड के नाम से भी जाना जाता है। इस घटना को ऑस्ट्रिया ने सर्बिया का षड्यंत्र मानते हुए उसके खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी थी। ठीक है, नवनिर्वाचित लोकसभा में तत्कालिक अध्यक्ष प्रोटेम स्पीकर किसे चुना जाता है? तो लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्य को चुना जाता है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ से सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कहता है, अगला प्रश्न कहता है कि कौन सा देश G20 का सदस्य नहीं है? ध्यान दीजिएगा, G20 का सदस्य नहीं है पूछ रहा है। तो देखिएगा बांग्लादेश इनमें से आपको G20 का सदस्य नहीं है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। G20 का देखिएगा गठन जो है कि 1999 में हुआ था। एशियन वित्तीय संकट के बाद वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक गवर्नर के लिए वैश्विक आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक मंच के रूप में की गई थी। ठीक है, G20 में आपको 19 देश हैं टोटल। अफ्रीकन यूनियन और यूरोपीय संघ मिलाकर के टोटल 21 सदस्य हो गए इनमें से। ठीक है, ठीक है ना, यूए। ठीक है, यूनियन अफ्रीकन एक नया इस बार आपको जोड़ा गया G20 में, अभी ये सदस्य जोड़ा गया है। तो टोटल 21 सदस्य हो गए हैं, इसको ध्यान में दीजिएगा। और ध्यान दीजिएगा कि 44 का आपको राइट आंसर बी हो जाएगा। ये बांग्लादेश नहीं है, भारत है, तुर्की है, फ्रांस है, इनमें से सभी हैं इन लोग। ठीक है, कौन कौन से देश हैं इनमें से एक बार मैं इसको पढ़ देता हूँ। देखिएगा, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, दक्षिण कोरिया, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, यूरोपीय संघ और अफ्रीकी संघ। ठीक है, अफ्रीकी संघ ये आपको नया जोड़ा गया है, 2023 में इसको जोड़ा गया है। ठीक है, ये वाला G20 जो आपको सम्मेलन जो हुआ था। ठीक है, तो G20 में टोटल आपको कितने सदस्य? 21 सदस्य हैं, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, तुर्की का नाम देखिएगा, याद रखिएगा, तुर्कीये कर दिया गया है। तुर्की देश का नाम अब बदल करके तुर्कीये कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 45 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन से पादप युग में उभयलिंगी पुष्प होते हैं? उभयलिंगी पुष्प होते हैं किन में से? तो देखिएगा, गुड़हल और सरसों में होता है। ऑप्शन नंबर 1 ऐसे सही उत्तर हो जाएगा। इसमें उभयलिंगी पुष्प होते हैं। देखिएगा, जब पुष्प में पुंकेसर तथा स्त्रीकेसर दोनों उपस्थित होते हैं तो उन्हें उभयलिंगी पुष्प कहते हैं, जैसे कि गुड़हल और सरसों। ठीक है, जब पुष्प में पुंकेसर अथवा स्त्रीकेसर में कोई एक जननांग उपस्थित होता है तो एक पुष्प एक लिंगी कहलाता है, जैसे कि पपीता हो गया, तरबूज हो गया। ठीक है, ये सब याद रखिएगा। अगला प्रश्न कहता है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 46 नंबर के, टोक्यो ओलंपिक में सुमित नागल ने खालिस्तान में भारत का प्रतिनिधित्व किया। तो देखिएगा, सी हो जाएगा टेनिस खेल से ये संबंधित हैं। कौन? सुमित नागल। ठीक है, टोक्यो ओलंपिक जो हुआ था तो टेनिस ये खेलते हैं। तो टोक्यो ओलंपिक में सुमित नागल ने टेनिस में भारत का प्रतिनिधित्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, भौगोलिक अनुसंधान में किस देश ने यूरोप को नेतृत्व प्रदान किया? भौगोलिक अनुसंधान में किस देश ने यूरोप को नेतृत्व प्रदान किया? तो 47 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पुर्तगाल, यहाँ से सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ पर क्या कहता है, 48 नंबर प्रश्न कहता है कि विधान परिषद वाले राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के खाली स्थान से अधिक नहीं होगी। तो 48 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1/3। ठीक है, 1/3 से अधिक नहीं होगी। विधान देखिएगा, विधान परिषद वाले राज्यों की विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होगी। याद रखिएगा, विधान परिषद में सदस्यों की अधिकतम संख्या विधानसभा की 1/3 और न्यूनतम कितनी? 40 निश्चित की गई है। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा, हो सकता है कि इस टाइप का आपको अगला प्रश्न पूछ दिया जाए। 49 नंबर देखिएगा, प्रश्न कहता है कि जी का मान होता है। ध्यान दीजिएगा, बड़ा जी का यहाँ पर मान पूछा है। तो देखिएगा 6.67 × 10⁻11 Nm²/kg² होता है। ठीक है, इसको बटा कर दीजिएगा तो यहाँ से जो -2 है ये खत्म होकर +2 हो जाएगा, Nm²/kg², न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई kg²। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ से सही उत्तर। अगला प्रश्न कहता है, यहाँ पर देखिएगा, 50 नंबर है कि डेमो शब्द का तात्पर्य क्या है? डेमो से शब्द का तात्पर्य पूछ रहा है।
तो जनता, डेमोस का मतलब क्या होता है? जनता। डेमोस शब्द का तात्पर्य जनता है। लोकतंत्र शब्द अंग्रेजी शब्द डेमोक्रेसी का हिंदी रूपांतर है। डेमोक्रेसी दो यूनानी शब्दों से बना है, डेमोस जो है कि और क्रेटिया, ठीक है, जिनका अर्थ क्रमशः आपको है जनता और शासन, ठीक है। तो डेमोस का मतलब क्या होता है? जनता होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि अप्रैल 2023 में प्रमुख फसल बीमा योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो PMFBY के नाम से आपको आया है, ये कितने वर्ष पूर्ण कर लिए गए हैं? कितने वर्ष पूर्ण कर लिया गया है इसको? तो देखिएगा, इसको टोटल सी यानी कि 7 साल पूरा कर लिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 13 जनवरी 2016 को शुरू की गई थी ये योजना, ठीक है, PMFBY। और किसानों के लिए उनकी उपज के लिए एक बीमा सेवा है। यह योजना आपको 2023 में 7 वर्ष पूरा कर लिया। अगला प्रश्न कहता है 52 नंबर यहाँ से, बक्सा टाइगर रिजर्व खालिस्तान राज्य में स्थित है। बक्सा टाइगर रिजर्व कौन से राज्य में स्थित है? तो देखिएगा, ये पश्चिम बंगाल में है। कहाँ? पश्चिम बंगाल, ठीक है। बक्सा या बुक्सा, ठीक है, यहाँ पर देखिए बुक्सा दिया है, बक्सा या बुक्सा, याद रखिएगा। टाइगर रिजर्व कहाँ है? पश्चिम बंगाल राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि संविधान का अनुच्छेद 25 संबंधित है, किससे संबंधित है? तो देखिएगा, धर्म की स्वतंत्रता से ये संबंधित है। संविधान का अनुच्छेद 25, ठीक है, धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है। यहाँ पे ध्यान देंगे, हम लोग को डिटेल्स कुछ जानेंगे कि संविधान का अनुच्छेद 25 धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है। संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों का विवरण है। अनुच्छेद भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 में, ठीक है, याद रखिएगा। मूल अधिकार अमेरिकी संविधान से लिया गया है। ये संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, इसको संज्ञा दी गई, याद रखिएगा। अगला प्रश्न कहता है 54 नंबर यहाँ से कि नामिब मरुस्थल स्थित है। नामिब मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो देखिएगा, ये अफ्रीका में है। कहाँ? अफ्रीका में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की पुस्तक हिंद स्वराज निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है? तो हिंद स्वराज अपने महात्मा गांधी बापू के द्वारा लिखा गया, इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ से आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, इसको बारे में डिटेल्स कुछ जान लेते हैं। हिंद स्वराज जो महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई, 1909 में महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना की थी। कब? 1909 में। यह मूल रूप से गुजराती भाषा में लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्तमान में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है? केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है वर्तमान में? तो 56 का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, PK श्रीवास्तव। कौन? PK श्रीवास्तव। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक के लिए गणपूर्ति चाहिए, कितनी चाहिए? तो देखिएगा, दोनों सदनों की कुल सदस्य संख्या का 1/10, याद रखिएगा। अगला प्रश्न कहता है कि भारत में प्रतिवर्ष से आर्थिक सर्वेक्षण कौन प्रकाशित करता है? आर्थिक सर्वेक्षण कौन प्रकाशित करता है प्रतिवर्ष, प्रत्येक साल? ठीक है, तो वित्त मंत्रालय, भारत सरकार। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ से सही उत्तर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि देखिएगा, ये मैथ है यहाँ पर, तो मैथ यहाँ पर देखिएगा काफ़ी इजी ही प्रश्न है। CI का प्रश्न है यहाँ पर, देखिएगा 3600 का 10% प्रतिवर्ष की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, जबकि ब्याज वार्षिक गणना किया जाता हो। तो ध्यान दीजिएगा आपको, इसका ये काफ़ी इजी प्रश्न है। फार्मूला आप लोग जानते होंगे कि आपको CI बराबर क्या होता है, P इंटू 1 + R/100 का पावर n-1 होता है। तो इस फार्मूला पर पुट कर देना है। आपका आंसर आपका देखिएगा ऑप्शन नंबर C हो जाएगा यहाँ से, 1191 रुपया 60 पैसा। ठीक है, कुछ नहीं करना है, इजी है काफ़ी। सॉल्यूशन दे रखा है यहाँ पर देखिएगा, तो सॉल्यूशन में के लिए मैं PDF प्रोवाइड करवा दूंगा, टेलीग्राम चैनल जुड़ जाइए, वहाँ से मिल जाएगा आप लोगों को। देखिएगा, संसाधन जो वर्षों के उपभोग में समाप्त हो जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? वह संसाधन जो वर्षों के उपभोग में समाप्त हो जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो देखिएगा, उसको अनवीकरणीय, ऑप्शन नंबर B हो जाएगा, अनवीकरणीय कहते हैं संसाधन। ठीक है, देखिएगा यहाँ पर डिटेल्स हम लोग कुछ जान लेंगे कि जिन संसाधनों को एक बार उपयोग करने के बाद पुनः उपयोग या उन्हें बदला नहीं जा सकता है उसे अनवीकरणीय संसाधन कहा जाता है। अनवीकरणीय ऊर्जा संसाधन पर्यावरण के अनुकूल नहीं होते हैं, जैसे कि कोयला, तेल, परमाणु ऊर्जा, पेट्रोलियम आदि अनवीकरणीय संसाधन में ये सब आते हैं। और नवीकरणीय में देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन में सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा आदि को शामिल किया जाता है नवीकरणीय संसाधन में। तो दोनों पॉइंट याद रखिएगा आप लोग। 61 नंबर प्रश्न कहता है कि जीवों के परिरक्षित अवशेष कहलाते हैं। जीवों के परिरक्षित अवशेष क्या कहलाते हैं? तो 61 का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, जीवाश्म कहलाते हैं। ठीक है, जीवाश्म का मतलब कि सामान्यतः जीव की मृत्यु के बाद उसके शरीर का अपघटन हो जाता है तथा वह समाप्त हो जाता है, परंतु कभी कभी जीव अथवा उसके कुछ भाग ऐसे वातावरण में चले जाते हैं जिसके कारण इनका अपघटन पूरी तरह से नहीं हो पाता है, उसे ही जीवाश्म कहते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कहता है 62 नंबर प्रश्न है कि बाबू जगजीवन राम,
ठीक है। छात्रावास योजना का संबंध खालिस्तान विद्यार्थियों के लिए छात्रावास निर्माण से है। तो कौन सी टाइप के विद्यार्थी के लिए? तो एससी जाति के जो आपको विद्यार्थी आते हैं उनके लिए बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना का संबंध है। एससी यानी कि अनुसूचित जाति के लिए, ठीक है। यह योजना जो है कि लड़कियों के लिए 1961-66 से चल रही है, ठीक है। BJRCY यानी कि बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना कब से? 1961 से 66 से चल रही है। 1989-90 से लड़कों के लिए शुरू किया गया था तथा इसे 2008, 18 और 2018 में संशोधित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी भारतीय कंपनी बहुराष्ट्रीय निगम नहीं है? बहुराष्ट्रीय निगम नहीं है कौन सी भारतीय कंपनी? ठीक है, तो BSNL जो है ये आपको बहुराष्ट्रीय निगम नहीं है। अदरवाइज टाटा मोटर्स है, एशियन पेंट्स भी है और रेनबैक्सी भी है। अगला प्रश्न कहता है, ध्यान दीजिएगा, बहुराष्ट्रीय निगम के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि बहुराष्ट्रीय निगम वे कंपनियां हैं जो अपने देश के साथ अन्य देशों में भी कार्य करती हैं और अपनी शाखाओं, सहायक कंपनियों आदि के नेटवर्क के माध्यम से अपना व्यवसाय संचालित करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 64 नंबर देखिएगा, भारत की स्वदेशी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस ने अपनी हथियार क्षमता के 5वीं जनरेशन की खालिस्तान एयर टू एयर कॉम्बैट मिसाइल को जोड़ा है। ध्यान दीजिएगा 64 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पाइथन 5। भारत के स्वदेशी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस ने अपनी हथियार क्षमता के 5वीं जनरेशन की पाइथन 5 एयर टू एयर कॉम्बैट मिसाइल को जोड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि बिहार के कौन से राज्यपाल भारत के राष्ट्रपति बने थे? बिहार के कौन से राज्यपाल थे जो कि भारत के राष्ट्रपति बने थे? तो रामनाथ कोविंद, ऑप्शन नंबर डी यहाँ से आपका सही उत्तर हो जाएगा। ये कब बने थे? पहली बार बिहार के राज्यपाल जो है कि रामनाथ कोविंद जो है 2015 अगस्त 2015 से जून 2017 तक ये रहे। ये भारत के 14वें राष्ट्रपति के पद पर 2017 से 2022 तक रहे, ठीक है। रामनाथ कोविंद याद रखिएगा। नाथपा झाकरी हाइडल पावर प्रोजेक्ट भारत के खालिस्तान के राज्य में है। तो देखिएगा नाथपा झाकरी जो है 66 नंबर क्वेश्चन, तो ये हिमाचल प्रदेश से पड़ता है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नाथपा झाकरी हाइडल पावर प्रोजेक्ट भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य में सतलुज नदी पर यह है, सतलुज नदी पर स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 67 नंबर के चमगादड़ तथा पक्षी के पंख हैं क्या हैं? तो समृद्धि हैं, समृद्धि अंग यानी कि एनालोगस, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ से। समृद्धि या समरूप अंग जिसको हम लोग कहते हैं उसको क्या है? देखिएगा पक्षी एवं चमगादड़ के पंख को बारीकों से देखने पर पता लगता है कि चमगादड़ के पंख मुख्यतः उसकी दीर्घित अंगुली के मध्य की त्वचा के फैलाव से बनता है, परंतु पक्षी के पंख उसकी पूरी अग्रबाहु की त्वचा के फैलने से बना है जो पर जो होता है पक्षी का परों से ढकी रहती है। अतः दो पंखों के अभिकल्प उनकी संरचना एवं संगठनों में बहुत अंतर है, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग देखेंगे 68 नंबर के इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो देखिएगा व्योमेश चंद्र बनर्जी था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ से, व्योमेश चंद्र बनर्जी जी थे, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1885, यहाँ पे देखिए दे रखा, 1885 में स्थापना हुई थी। एओ ह्यूम ने क्या था? एओ ह्यूम यानी कि इनका नाम है एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, ठीक है, फुल फॉर्म। इसकी प्रथम बैठक 28 दिसंबर 1885 को बम्बई के ग्वालियर टैंक स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था। यह अधिवेशन का प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी था, इसको याद रखिएगा थे, ठीक है। 69 नंबर क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर कि E20 क्या है? E20 क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ से, अल्कोहल मिश्रित पेट्रोल है, ठीक है। E20 क्या है? तो अल्कोहल मिश्रित पेट्रोल है ये। E20 पेट्रोल के साथ देखिएगा 20% इथेनॉल का मिश्रण होता है इसमें, ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 फरवरी 2023 को बेंगलुरु यानी कि कर्नाटक में भारत ऊर्जा सप्ताह IEW के दौरान E20 फ्यूल को लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 70 नंबर के, खालिस्तान एक आवश्यक तत्व है जिसका उपयोग प्रोटीन के संश्लेषण में किया जाता है। तो नाइट्रोजन, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा यहाँ से कि नाइट्रोजन एक आवश्यक तत्व है जिसका उपयोग प्रोटीन के संश्लेषण में किया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न कहता है यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अब 71 नंबर प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? तो 21 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर को मनाया जाता है। ध्यान दीजिएगा इसके साथ साथ और भी कुछ है। विश्व गठिया दिवस 12 अक्टूबर, विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर और भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। सभी पॉइंट को याद रखिएगा आप लोग, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 72 नंबर यहाँ से कि बड़े स्क्रीन पर जेम्स बॉन्ड की भूमिका निभाने वाले प्रथम अभिनेता कौन थे। बड़े स्क्रीन पर जेम्स बॉन्ड की भूमिका निभाने वाले प्रथम अभिनेता ये कौन थे, तो देखिएगा शॉन कॉनरी। कौन हो जाएगा, शॉन कॉनरी। तो बड़े स्क्रीन पर जेम्स बॉन्ड की भूमिका निभाने वाले प्रथम अभिनेता शॉन कॉनरी थे। शॉन कॉनरी ने डॉक्टर नो 1962 में पर्दे पर पहले जेम्स बॉन्ड की भूमिका निभाई थी। इयान फ्लेमिंग के द्वारा निर्मित बॉन्ड श्रृंखला दुनिया भर में सिनेमाई रोमांचक के लिए स्वर्ण मानक बनी हुई है। 73 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय के बारे में है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के बारे में है। कौन सा अनुच्छेद, तो देखिएगा 124, 1, 2, 4 याद रखिएगा। अनुच्छेद 124 जो है कि सुप्रीम कोर्ट के बारे में है ये आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन 74 नंबर देखेंगे कि आईपीएल 2023 की विजेता टीम कौन सी है। आईपीएल 2023 की विजेता टीम कौन सी है, तो 74 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा चेन्नई सुपर किंग। ठीक है, 2023 में कौन जीता था, चेन्नई सुपर किंग जीता था, याद रखेंगे आप लोग इसको। चेन्नई सुपर किंग ने आईपीएल 2023 में गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराया, यानी कि उप विजेता कौन रहे, तो गुजरात टाइटंस, याद रखिएगा इनका भी नाम 2023 वाले में। 75 नंबर देखिएगा, प्रश्न कहता है कि गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ किया था। गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ किया था कहाँ से। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये इंग्लिश का प्रश्न है, तो ऑप्शन नंबर देखिएगा गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रयोग किया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ से। गांधी जी स्टार्टेड द सत्याग्रह मूवमेंट। ध्यान दीजिएगा, इसमें जो है कि नोट करना है वाक्य में कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट के पैटर्न पर आधारित है। यह भी ध्यान रखें कि आंदोलन प्रारंभ करने के लिए स्टार्ट का प्रयोग किया करते हैं और आंदोलन के लिए उपयुक्त शब्द हो जाएगा मूवमेंट। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न कहता है 76 नंबर यहाँ पर कि भारत के राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन का क्या उत्तरदायित्व है, तो 76 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ से कि विभिन्न क्षेत्रों में अखिल भारतीय स्तर पर बड़े पैमाने पर सर्वेक्षण करना। ऑप्शन नंबर यहाँ से आपका बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, कहता है 77 नंबर कि भारत सरकार का प्रथम लॉ ऑफिसर है। भारत सरकार का प्रथम लॉ ऑफिसर कौन है, तो देखिएगा अटॉर्नी जनरल। कौन होता है, अटॉर्नी जनरल होता है, याद रखिएगा। संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार महान्यायवादी के पद का प्रावधान किया गया है। महान्यायवादी का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता है, यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि NVS 1 एक है, क्या है NVS 1 क्या है, तो देखिएगा एक उपग्रह है ये आपको। ठीक है, उपग्रह है ये NVS 1। NVS 1 एक उपग्रह है। यह उपग्रह इसरो के नेविगेशन सैटेलाइट श्रृंखला के पेलोड की दूसरी पीढ़ी के उपग्रह में से पहला है। NVS 1 उपग्रह को GSLV F12 व्हीकल का उपयोग करके 29 मई 2023 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। देखिएगा जितना भी पॉइंट जो दिया हुआ है मैं पढ़ रहा हूँ, सभी को आप लोग ध्यानपूर्वक देखना है और लास्ट में अंतिम में आप लोगों को कितना किसका आपको सही उत्तर आया है ईमानदारी से आप लोग बताएंगे कमेंट करके कि किसका कितना आंसर कितना नंबर आ रहा है। ठीक है, जिनका भी अगर 70 प्लस आ रहा है दोस्तों याद रखिएगा 70 प्लस आ रहा है तो उनकी एक तैयारी एक अच्छे लेवल की हो चुकी है। ठीक है, जिनका कम आ रहा है तो उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है, उनको थोड़ा स्ट्रगल करना है, उनका भी आपको 70 प्लस हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग यहाँ पर 79 नंबर के, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा ये 79 है। तो बोस्निया गुलजार पर एक हिंदी पुस्तक किसके द्वारा संकलित की गई है, तो इसका राइट आंसर देखिएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यशवंत व्यास। ठीक है, बोस्निया गुलजार पर एक हिंदी पुस्तक किसके द्वारा संकलित की गई है, तो यशवंत व्यास हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा, यशवंत व्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 80 नंबर देखिएगा, यहाँ प्रश्न देखिएगा कि 3100 के 6 अधिमूल्य पर 7.5% स्टॉक मूल्य क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर सी है। आप लोग इसको PDF के द्वारा बना लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 81 नंबर कहता है कि नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की थी। नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने किया था, तो भगत सिंह ने किया था। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ से सही उत्तर हो जाएगा। नौजवान भारत सभा की स्थापना भगत सिंह ने 1926 में पंजाब में किया था। इसके अन्य सहयोगी संस्थापक सदस्य थे छबील दास और यशपाल भी थे, इसको ये ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 82 नंबर 82 नंबर यहाँ पर कहता है क्वेश्चन के फिल इन द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही सक्सीडेड बिकॉज ही खालिस्तान हार्ड वर्क। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पर भरना है
क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखिएगा डी हो जाएगा वर्कड। ठीक है, यानी कि फिल इन द ब्लैंक क्या कह रहा है कि आपको ही सक्सीडेड बिकॉज ही वर्क हार्ड। ठीक है, तो वर्कड हो जाएगा यहाँ पर से बढ़ाएगा, यानी कि कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स के वाक्य में दो क्लॉजेज हैं। पहला क्लॉज जो है सक्सीडेड पास्ट इंडिफिनिट टेंस में है, इसलिए रिक्त स्थान में भी जो समान टेंस होना चाहिए, इस प्रकार वर्क के बदले वर्कड का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 83 नंबर देखेंगे हम लोग यहाँ से कि भारत में एक्सपोर्ट प्रीपेयर्डनेस इंडेक्स यानी कि निर्यात तैयारी सूचकांक का प्रकाशन निम्नलिखित में से कौन करता है। ध्यान देंगे, नीति आयोग का ये काम है। किसका, नीति आयोग का। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, नीति आयोग कब अस्तित्व में आया, तो 1 जनवरी 2015 से अस्तित्व में आया। योजना आयोग का इसने स्थान लिया। ध्यान दीजिएगा, नीति आयोग का अगर फुल फॉर्म पूछ देगा तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया होता है, इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, तो ये जो है आपको प्रकाशन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा नीति आयोग करता है। नीति आयोग ने 17 जुलाई 2023 को तीसरा निर्यात तैयारी सूचकांक रिपोर्ट जारी किया। इसने इस रिपोर्ट के अनुसार तमिलनाडु 80.89 अंक के साथ प्रथम स्थान पर है और 78.20 अंक के साथ महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर है और तीसरे स्थान पर 76.36 अंक के साथ कर्नाटक है तीसरे स्थान पर। 84 नंबर देखिएगा क्वेश्चन, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तापमान की इकाई एसआई इकाई क्या है। तापमान की एसआई इकाई पूछ रहा है यहाँ पर राइट आंसर, तो ताप का क्या होता है, ताप का केल्विन होता है। ऑप्शन नंबर देखिएगा 1 हो जाएगा यहाँ से आपका सही उत्तर। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तापमान का जो पैमाना होता है वो आपको टोटल 4 पैमाना पर होता है। एक सेल्सियस पैमाना, केल्विन पैमाना, फ़ारेनहाइट पैमाना और रोमर पैमाना। ठीक है, सभी को याद रखिएगा। इसमें जो देखिएगा सेल्सियस में आपको हिमांक बिंदु 0 डिग्री सेल्सियस और क्वथनांक होता है दोस्तों 100 डिग्री सेल्सियस। केल्विन में देखिएगा क्वथनांक बिंदु दे रखा है 373.15 केल्विन और हिमांक बिंदु 273.15 केल्विन। ठीक है, फ़ारेनहाइट पैमाना पे क्वथनांक बिंदु 212 डिग्री फ़ारेनहाइट और हिमांक बिंदु 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, इसको भी याद रखिएगा। रोमर में होता है क्वथनांक बिंदु 80 डिग्री रोमर और हिमांक 0 डिग्री रोमर होता है। देखिएगा चारों पैमाने का जो ये संबंध का जो फार्मूला है ना, इसको याद रखिएगा, ये VVI है। ठीक है, इसको याद रखना आप लोगों को, इससे आपको प्रश्न बनता है। ठीक है, पूछा जाता है, प्रश्न हमेशा पूछा जाता है एग्जामिनेशन में, सभी एग्जाम में। तो C-0/100 क्यों, क्योंकि इसको 100 बराबर भाग में बांटा जाता है, जितने बराबर भाग में बांटा जाएगा उतना आपको बटा में हो जाएगा। तो C-0 यानी कि 0 का मतलब हिमांक बिंदु को लिया जाता है यहाँ पर, और सेल्सियस हो गया C से, तो C-0/100 इज इक्वल टू F-32, क्या कि आपको 32 डिग्री आपको इसका फ़ारेनहाइट होता है हिमांक बिंदु और 180 बराबर भाग में बांटा जाता है। कैसे देखिएगा, 212 होता है ना, 212 डिग्री आपको इसका फ़ारेनहाइट होता है आपको क्वथनांक बिंदु और हिमांक बिंदु 32, तो इसको लेस करके देखिएगा तो 0, 11 में से 3 गया 8, 1 यानी कि 180 आ गया, तो 180 बराबर भाग में बांटा गया। रोमर -0/80, 80 बराबर भाग बांटा जाता है इसको, और केल्विन -273/100। ठीक है, इसको भी 100 बराबर भाग में बांटा जाता है। तो ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। फार्मूला याद रहेगा तो आपको सेल्सियस से फ़ारेनहाइट या फ़ारेनहाइट से सेल्सियस या सेल्सियस से आपको केल्विन, केल्विन से सेल्सियस और या आपको सेल्सियस से आपको रोमर या रोमर से सेल्सियस आपको बना सकते हैं इसको, कोई सा भी क्वेश्चन दे दें। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, ध्यान देंगे हम लोग 85 नंबर की। किबू लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है यहाँ पर, तो कहाँ स्थित है, तो देखिएगा ये मणिपुर में पड़ता है किबू लामजाओ। ठीक है, किबू लामजाओ आपको कहाँ पड़ता है, थोड़ा छोटा कर देता हूँ ताकि अच्छे से लोगों को दिखे। किबू लामजाओ आपको जो ये है कहाँ है, मणिपुर में पड़ता है। ये कहाँ, मणिपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान दीजिए, देखिएगा इसका कुछ डिटेल्स जान लें। यह विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। कौन, किबू लामजाओ। इस पर तैरते हुए द्वीप पाए जाते हैं जिन्हें स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं हम लोग, फुमदी उसको कहते हैं, फुमदी। 86 नंबर प्रश्न है कि विद्युत धारा, प्रेरित विद्युत धारा की दिशा दी जाती है, तो 86 का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम, यानी कि फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम। प्रेरित विद्युत धारा की जो दिशा दी जाती है फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का द्वारा दिया जाता है, इसको याद रखिएगा। देखिएगा यहाँ पर इसका डिटेल्स हम लोग कुछ जानेंगे। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम क्या हैं, यदि दाहिने हाथ के अंगूठे, थंब, तर्जनी यानी कि 4 फिंगर और मध्यमा यानी कि मिडिल फिंगर परस्पर समकोणिक इस प्रकार रखे गए हों कि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को संकेत करती हो और अंगूठा चालक की गति की दिशा में हो, तो मध्यमा प्रेरित धारा की दिशा को संकेत करेगी। ठीक है, मध्यमा प्रेरित धारा की दिशा को संकेत करेगी। विद्युत जनित्र इसी नियम पर आधारित होता है, यानी कि विद्युत
जनरेटर। ठीक है, देखिएगा यहाँ पर आपको पिक्चर के माध्यम से भी समझाया गया है। ठीक है, यानी कि ये हो गया आपको गति, ये क्षेत्र हो गया सीधा वाला, और नीचे वाला प्रेरित विद्युत धारा। ठीक है, यानी कि ये वाला जो फिंगर है आपको चालक में प्रेरित विद्युत धारा को दर्शा रहा है, ये जो दर्शा रहा है आपको चुंबकीय क्षेत्र को, और ये जो अंगूठा हो गया ये आपको चालक की गति को दर्शा रहा है। ठीक है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग यहाँ से, और देखिएगा फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम को भी हम लोग समझ लेते हैं। यहाँ पर पिक्चर के माध्यम से समझाया गया है। फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम, यदि बाएं हाथ की तर्जनी, मध्यमा, मिडिल फिंगर और अंगूठा यानी कि थंब को परस्पर समकोणिक इस प्रकार रखे गए हों कि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और मध्यमा चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा की ओर संकेत करती है, तो अंगूठा चालक की गति की दिशा अथवा चालक पर आरोपित बल की दिशा की ओर संकेत करेगा। अब इसको देखिएगा पिक्चर के माध्यम से हम लोग समझेंगे। ठीक है, फ्लेमिंग के बायां हाथ का नियम इस प्रकार से देखिएगा होता है। तो ये वाला जो आपको फिंगर हो गया ये विद्युत धारा को प्रेरित कर रहा है। ठीक है, ये जो हो गया आपको चुंबकीय क्षेत्र को, और अंगूठा जो हो गया आपको देखिएगा क्या हो जाएगा इस तरह से, ये चुंबकीय क्षेत्र का हो गया ये ऊपर वाला, ये जो हो गया अंगूठा हो गया ये, तो इसको बल को ये आपको दर्शा रहा है, और जो नीचे जो हो गया ये आपको ये विद्युत धारा को दर्शा रहा है, ये वाला फिंगर। ठीक है, तो ये आपको हो गया बाएं हाथ का नियम फ्लेमिंग के। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, हम लोग 87 नंबर यहाँ पर देखेंगे प्रश्न है। भारत में मनरेगा कब लागू किया गया? भारत में मनरेगा कब लागू किया गया? 2006 में लागू किया गया। ऑप्शन नंबर सी यहाँ से आपका सही उत्तर हो जाएगा। 2 फरवरी 2006 को लागू किया गया था। इसकी शुरुआत जो है मनरेगा की आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले के बंदलापल्ली गाँव से हुई। पूर्व में इसका नाम नरेगा था। ठीक है, जिसको 2 अक्टूबर 2009 से बदलकर मनरेगा कर दिया गया। ठीक है, मनरेगा 2006 में मनरेगा, और इसका पूर्व नाम क्या था? नरेगा। नरेगा 2 अक्टूबर 2009 से इसका नाम मनरेगा कर दिया गया, नरेगा का ही नाम चेंज करके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 88 नंबर यहाँ पर कहता है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन। एवरी वन कॉल्स हिम पीस मेकर चेंज इनटू पैसिव वॉइस। ठीक है, तो इसका देखेंगे हम लोग, इसका राइट आंसर देखिएगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ से आपका सी सही उत्तर होगा कि ही इज कॉल्ड अ पेस मेकर। ही इज कॉल्ड अ पीस मेकर। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ से सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। देखिएगा पैसिव के लिए इसमें जो है आपको दिया हुआ है ही इज कॉल्ड अ पेस मेकर, तो ऑब्जेक्ट ही आपको यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो गया, इज आपको जो हो गया इज आर एम, और वर्ब 3 हो गया यहाँ पर से कॉल्ड, और ये कॉल्ड हो गया, ए पेस मेकर हो गया आपको यहाँ से कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, इस प्रकार राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ से सी होगा इसका उत्तर। 89 नंबर प्रश्न है कि आँख और उसके रोगों से संबंधित चिकित्सा शास्त्र की शाखा को क्या कहा जाता है? देखिएगा आँख और उसके रोगों से संबंधित पूछ रहा है, तो देखिएगा ये ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट कहा जाता है। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ से सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे कुछ और हम लोग यहाँ पर इसका विस्तृत अध्ययन करेंगे हम लोग कि ऑन्कोलॉजी में क्या होता है। तो ऑन्कोलॉजी में कैंसर से संबंधित है। चिकित्सा का एक शाखा जो कैंसर के अध्ययन, उपचार, निदान और रोकथाम से संबंधित है। ओडोंटोलॉजी में आपको दांतों की संरचना, विकास और बीमारियों या असमानताओं के अध्ययन से संबंधित है। ऑप्थेल्मोलॉजी जो है कुछ चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा है जो आँख की रचना, कार्यप्रणाली, उसकी बीमारियों तथा चिकित्सा से संबंधित है। नेफ्रोलॉजी में जो है कि आपको गुर्दों का अध्ययन किया जाता है, इसको भी ध्यान रखेंगे आप लोग। ठीक है, और भी देखते हैं यहाँ पर काफ़ी सारा दिया हुआ है। ओटोरहिनो लारिंजोलॉजी। ठीक है, इसमें क्या होता है? कान, नाक और गले के रोग का अध्ययन किया जाता है। मार्फोलॉजी में आपको पादपों का आकारीय संरचना का अध्ययन होता है। स्पर्मोलॉजी में बीजों का अध्ययन। सार्कोलॉजी में पेशियों का अध्ययन। फिजियोलॉजी में शरीर के विभिन्न भागों के कार्य एवं कार्य विधियाँ का अध्ययन होता है। और ऑफियोलॉजी में सांपों का अध्ययन होता है, सर्पों का अध्ययन यानी कि सांपों का। टेटोलॉजी में होता है दोस्तों उपार्जित लक्षणों का अध्ययन। ठीक है, टेटोलॉजी चाहे टोंटोलॉजी भी क्या कहा जाता है इसको। एनाटॉमी क्या है? एनाटॉमी में होता है शरीर एवं विविध अंगों की विच्छेदन के द्वारा प्रदर्शित रचना। एंथ्रोपोलॉजी में मानव जाति के संस्कृति विकास का अध्ययन होता है। अगला प्रश्न देखिएगा 90 नंबर यहाँ पर कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता खनिज पदार्थों में नहीं पाई जाती है? तो 90 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये खत्म नहीं हो सकता है। क्या ये खत्म नहीं हो सकता है? खनिज पदार्थ ये खत्म नहीं हो सकता है, विशेषता नहीं पाई जाती है, यही हो जाएगा मेन चीज़ इसमें। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान देंगे हम लोग, 91 नंबर देखेंगे कि कोरापुट खाने भारत के किस राज्य में स्थित है। कोरापुट खान जो है कि भारत के कौन से स्टेट में है, तो ये उड़ीसा में स्थित है। उड़ीसा में, यह उड़ीसा में स्थित माली, ठीक है, पंचपत माली पहाड़िया पर बॉक्साइट के उत्पादन के लिए फेमस है। यह कोरापुट किसके लिए, बॉक्साइट के उत्पादन के लिए। उड़ीसा के अन्य खनिज क्षेत्र कौन कौन से हैं, केओंझर, सुंदरगढ़ और कालाहांडी, ठीक है। 92 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, औरंगजेब की जो मृत्यु हुई थी ये कब हुई थी, तो 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हुई थी। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा, कहता है 93 नंबर के सरकार फसलों के समर्थन में कौन से मूल्य की घोषणा करती है। सरकार फसलों के समर्थन में पूछ रहा है, तो ये न्यूनतम समर्थन मूल्य की जो है घोषणा करती है, न्यूनतम समर्थन मूल्य, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, 94 नंबर यहाँ से, जल के अणुओं के अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा गति कहलाती है, क्या कहलाती है, तो देखिएगा परासरण कहलाता है। ये परासरण, जल के अणुओं की अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा गति परासरण कहलाती है, ठीक है। परासरण क्या है दोस्तों, परासरण की प्रक्रिया में जल यानी कि विलायक एक के अणु अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा जल के अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र में जल के कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर गमन करती है, ठीक है। इसको परासरण कहते हैं हम लोग। परासरण के देखिएगा उदाहरण भी जान लेते हैं हम लोग यहाँ पर, कि परासरण के द्वारा पौधे अपने मूल रोम से भूमि से जल अवशोषित करते हैं, ठीक है। पौधे के कोशिका में जल का संचलन परासरण के द्वारा ही होता है। पौधे की पत्तियों से पौधे विभिन्न भागों में खाद्य पदार्थों का वितरण परासरण के द्वारा ही होता है। और भी पॉइंट है देखिएगा, पत्तियों में पाए जाने वाले रंध्र के खुलने तथा बंद होने में परासरण की मुख्य भूमिका होती है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे हम लोग, ध्यान दीजिएगा, 95 नंबर क्या कहता है, अति सुधो स्नेह को मार्ग है जहाँ नेकु स्यानप बाकी नहीं, पंक्ति में रेखांकित शब्द क्या का अर्थ क्या है। ध्यान दीजिएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तनिक भी चतुराई, ठीक है। तनिक भी चतुराई यानी कि हिंदी का ये प्रश्न है, देखिएगा, अति सुधो स्नेह को मार्ग है जहाँ नेकु स्यानप बाक नहीं, ठीक है। पंक्ति में रेखांकित शब्द हो जाएगा तनिक भी चतुराई। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से आपका सही उत्तर हो जाएगा। देखिएगा यहाँ पर दिया हुआ है शब्द कि अति सुधो स्नेह को मार्ग है जहाँ नेकु स्यानप बाक नहीं, पंक्ति में रेखांकित शब्द नेकु स्यानप का अर्थ निम्नलिखित होता है। देखिएगा, नेकु का मतलब हो गया तनिक, थोड़ा, कम या अल्प है। स्यानप का मतलब चतुराई होता है, ठीक है ना। पता ना कि बहुत सियाना है कोई, तो यानी कि चतुराई कर रहा है वो, इस तरह से। और नेकु का मतलब तनिक, थोड़ा, कम, अल्प होता है। अतः विकल्प के अनुसार तनिक भी चतुराई सही उत्तर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, 96 नंबर क्वेश्चन नंबर, ये इंग्लिश का है ये, कि चूज द करेक्ट ऑप्शन, खालिस्तान दे लेफ्ट अर्ली दे वुड हैव रीच्ड बाय नाउ। 96 का देखिएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हैड, ठीक है। हैड यहाँ से आपका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि हैड यहाँ पर आपको लिखाएगा हैड दे लेफ्ट अर्ली दे वुड हैव रीच्ड बाय नाउ। यह प्रश्न जो कि कंडीशनल सेंटेंस का उदाहरण है, जिन्हें दो प्रकार से लिखा जा सकता है, इफ़ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब 3, सब्जेक्ट प्लस वुड है प्लस वर्ब 3, इस तरह से दो प्रकार से इसको लिखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 97 नंबर, काफ़ी इजी प्रश्न है कि कोइलवर पुल खालिस्तान पर स्थित है, तो ये आपको सोन नदी पर स्थित है, सभी लोग जानते होंगे, आप लोग लोकल हुए यहाँ से आपको। तो देखिएगा, कोइलवर पुल खालिस्तान स्थित है तो सोन नदी पर स्थित है। कोइलवर पुल सोन नदी पर स्थित है। इस पुल का आधिकारिक नाम अब्दुल बारी पुल है, जो आप लोग पढ़े होंगे कभी, ये रेल का जब सफ़र किया होगा तो अब्दुल बारी पुल है, जिसकी स्थापना 1856 ईस्वी में, यानी कि कोइलवर पुल की स्थापना कब की गई थी, 1856 ईस्वी में, तथा परिचालन 1862 ईस्वी से शुरू हुआ था। 1856 में आपको स्थापना हुई थी और परिचालन यानी कि रेल चलना स्टार्ट हो गया था 1862 में कोइलवर पुल, जिसको हम लोग अब्दुल बारी पुल के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। लगभग इसकी 1.5 किलोमीटर लंबाई है, लिखा हुआ भी है, देखिए यहाँ पर। यह पटना तथा भोजपुर के बीच सड़क सह रेल मार्ग है, जिसकी लंबाई 1440 मीटर है, यानी कि 60 मीटर कम 1.5 किलोमीटर, ठीक है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे यहाँ से 98 नंबर के, IPL 2023 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर का कप्तान कौन था, यानी कि RCB का वहाँ कप्तान कौन था IPL 2023 में। तो देखिएगा, फाफ डु प्लेसिस था, ठीक है, डु प्लेसिस था आपको इसका कप्तान RCB का।
देखिएगा 12 मार्च 2022 के पूर्व आरसीबी के कप्तान आपको विराट कोहली ने घोषणा की कि वह फाफ डुप्लेसिस को कमान सौंपेंगे, जो आरसीबी के नए कप्तान होंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि 99 नंबर के अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2023 की थीम क्या थी। तो इसका थीम था आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फ्रॉम एग्रीमेंट टू एक्शन बिल्ड बैक के बायोडाइवर्सिटी। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2023 का थीम क्या था? फ्रॉम एग्रीमेंट टू एक्शन बिल्ड बैक बायोडाइवर्सिटी। ठीक है। ऑप्शन नंबर एक यहाँ से सही उत्तर होगा। 100 नंबर प्रश्न यहाँ पर देखिएगा, जो कि अंतिम प्रश्न है सेट का, कि गौतम बुद्ध ने धर्मचक्र प्रवर्तन कहाँ से आरंभ किया था। तो धर्मचक्र प्रवर्तन का मतलब होता है उन्होंने जो पहला उपदेश दिया था, उपदेश देने को धर्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा सारनाथ में। ठीक है। सारनाथ में धर्मचक्र प्रवर्तन आरंभ किया था सारनाथ से गौतम बुद्ध ने। ध्यान दीजिएगा, गौतम बुद्ध ने धर्मचक्र प्रवर्तन सारनाथ से आरंभ किया था। महात्मा बुद्ध है उरुवेला यानी कि वर्तमान बोध गया से सारनाथ आए। यहाँ पर 5 ब्राह्मण सन्यासियों को अपना प्रथम उपदेश दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना। तो दोस्तों ये सेट आपको संपन्न हुआ। प्रैक्टिस सेट नंबर आपको ये 1 था, जो कि प्रीवियस ईयर का था। ठीक है। ये पूछा हुआ। हम लोग बिहार दरोगा की ये तैयारी कर रहे हैं। किसका कितना नंबर आया आप लोग ईमानदारी से बताएंगे, किसका कितना नंबर आया है। और अगर यहाँ तक आप लोग पूरा अगर प्रश्न देखा है तो दोस्तों इसको शेयर भी कीजिए अपने ग्रुप में, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि उनको भी इस चीज़ का लाभ प्राप्त हो सके। और आप लोगों को कैसा सेट का आपको लगा, आप लोग ये भी कमेंट करके बताएंगे। और नेक्स्ट सेट में आप लोग इंतज़ार कीजिए, वो भी आप लोग का आएगा। सभी सेट आप लोगों को बारी बारी से मैं करवाऊँगा। ठीक है। तो चलिए मिलते हैं एक और नेक्स्ट सेट में। जय हिंद।